क्रम में अगला टॉपिक जो हम लेकर आए हैं वो है इम्प्लांट्स। जो जोड़ों में इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं उसके क्या टाइप्स हैं डॉक्टर साहब, कौन सा टाइप मेरे लिए सूट करेगा, कितने टाइप्स के अवेलेबल हैं, किस कंपनी का हमें लगवाना चाहिए, आप जो लगाने वाले हैं उसकी लाइफ क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इम्प्लांट सिलेक्शन क्राइटेरिया, कंपनीज, व्हाट इज सूटेड फॉर यू, कौन से आपके लिए ठीक रहेंगी, कौन सी नहीं ठीक रहेंगी, ये सारा का सारा छोटा सा विवरण मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। अब हम एरास की बात करते हैं, पुराना टाइम, करंट टाइम और आने वाला टाइम। तो ये टाइम जो है टेक्नोलॉजीज का दौर देख रहा है। इम्प्लांटेशन की वेरिएशंस काफी हद तक आगे जा चुकी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड एलिमेंट्स आर बीइंग यूज्ड टू क्रिएट एन एलॉय। एलॉय क्या है? एक मिश्रण है कई सारे मिनरल्स का जो जॉइंट की ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जिविलिटी, वेयर एंड टियर पे काम करता है। तो किसी भी जॉइंट में कोई सर्जन कोई चीज ढूंढेगा तो उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको देखने पड़ते हैं। उसकी कॉन्ग्रुएंसी कैसी है, उसका एनाटॉमिकल मेक कैसा है, उसका प्रेस फिट कैसा है, उसमें फ्लेक्शन मतलब घुटने मोड़ने की क्षमता कितनी आ पाएगी, उस इम्प्लांट के मिनरल्स का टाइप क्या है, उसकी लाइफ कितनी है, कौन सी ऐसी चीजें की गई हैं जिससे वियर एंड टियर कम होगा, किस इम्प्लांट में घुटना मतलब चौकड़ी मारने की सुविधा हो पाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो एक इम्प्लांट में देखी जाती है। तो पुराने टाइम में जो मोस्ट सक्सेसफुल इम्प्लांट था वो कोबाल्ट क्रोम में एक इम्प्लांट था जो कि ज्यादातर सर्जन यूज करते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आती गई, दर बदलता गया, तो उसमें टाइटेनियम का मिश्रण आने लगा और कोबाल्ट क्रोम और टाइटेनियम का अलॉय बन के सामने आ गया। उसके बाद न्यूअर एलिमेंट मिनरल्स आ गए जिसको डिफरेंट कंपनीज ने यूज करना शुरू किया, जिसमें नियोबियम ऑक्साइड है, जिरकोनियम है, ये सारे जो डिफरेंट मिनरल्स हैं ये सामने आने शुरू हो गए। तो आज की डेट में अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, एशियन पॉपुलेशन की बात करूं, तो हमें एशियन पॉपुलेशन में कौन सा ऐसा अलॉय होगा जो एशियन बोन्स के साथ बायो इनर्ट साबित होगा, जिसके कोई रिएक्टिव पैटर्न्स नहीं होंगे, जिसकी लॉन्जिविटी पैटर्न्स अच्छे होंगे, उन इम्प्लांट्स को सिलेक्ट करना एक डॉक्टर का दायित्व होता है। तो कंपनीज में जिमर है, स्ट्राइकर है, स्मिथ एंड नेफ्यू है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मैक्स मेरिल है, बायोरेड है, ऐसी 5 कंपनियां हैं जो इंडियन पॉपुलेशन में डिफरेंट सर्जन्स यूज कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनियां यूएस की हैं, कुछ यूके की हैं और कुछ जर्मनी की हैं। तो इनका एक फिक्स पैटर्न सिस्टम होता है डॉट, जहां पर ये इसकी फर्निशिंग होती है, फर्निशिंग होकर ये बाकी कंट्रीज में सप्लाई करते हैं और फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप होती है। आज के दौर में जो मोस्ट करंट इम्प्लांट जिसने काफी हद तक इस जॉइंट सर्जरीज पर रूप बदला है वो है गोल्ड इम्प्लांट्स। तो गोल्ड इम्प्लांट्स क्या है? क्या वो वाकई गोल्ड के हैं? नहीं, वो गोल्ड के नहीं है। उस पर सिर्फ एक गोल्ड की प्लेटिंग हो रखी है जिससे पेशेंट्स को कुछ एडिशनल एडवांटेजेस मिल रहे हैं। तो मैक्स मेरिल और बायोरेड ऐसी 2 कंपनियां हैं जो गोल्ड इम्प्लांट्स को काफी प्रमोट करती हैं। बाकी स्मिथ एंड नेफ्यू, जिमर और स्ट्राइकर, इनके पास, जॉनसन के पास इनके अपने नेचुरल मेक वाले इम्प्लांट्स हैं, गोल्ड की कैटेगरीज नहीं है। तो गोल्ड में एडिशनल क्या हो गया है कि गोल्ड इम्प्लांट्स इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं हमारे एशियन पॉपुलेशन में? तो गोल्ड इम्प्लांट्स में कोबाल्ट क्रोम और टाइटेनियम के अलावा एक नियोबियम ऑक्साइड का एडिशनल मिश्रण किया गया है। इस मिश्रण करने के बाद इम्प्लांट में क्या चेंज आया? एक, उसका वियर एंड टियर रेट कम हो गया, वियर एंड टियर कम होने की वजह से लॉन्जिविटी बढ़ गई। दूसरा, गोल्ड प्लेटेड होने की वजह से वो जो एक्स्ट्रा प्लेटिंग है, उस कवरिंग है, वो रिएक्शंस को या इन्फेक्शंस को थोड़ा रेजिस्टेंट होता है। तो रेजिस्टेंट होने की वजह से इन इम्प्लांट्स में जो रेजिस्टेंस की जो दर है, जो मात्राएं हैं, वो कम है। उसके अलावा जो जांघ की हड्डी का इम्प्लांट जिसको फीमर कैपिंग बोलते हैं, फीमर कैपिंग के अंदर जो ग्रूव होता है उसकी ग्रूविंग उन्होंने थोड़ी डीप की हुई है, जिसकी वजह से जब बेंडिंग होती है तो वो हाई फ्लेक्शन बेंडिंग होती है, मतलब मुड़ने की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो एक हाई फ्लेक्शन रेट पर घुटना मुड़ता है। दूसरा, जो उनका जो पॉली है, बीच की जो कुशनिंग की गई है दोनों हड्डियों के बीच, इम्प्लांट्स के बीच, जिसको हम पॉली बोलते हैं, उस पॉली का जो मेक है वो थोड़ा ग्लाइडिंग मेक है, ग्लाइडिंग ग्रूविंग मेक है, जिसकी वजह से उनमें रोटेशनल कंपोनेंट बढ़ जाता है और क्रॉस लेग बैठने की सुविधा अच्छी है। तीसरा जो हम देखते हैं कि गोल्ड इम्प्लांट्स में जो उनकी कील होती है उसकी मोटाई और उसकी लंबाई कम है।
मोटाई और लंबाई कम होने की वजह से जो बोन के ऊपर इम्पैक्ट आता है वो भी उतना ही कम आता है। तो निकालते वक्त या रिवीजन सर्जरी करते वक्त या कभी हमें एक्स्ट्रा कभी 20 साल बाद 25 साल बाद दोबारा सर्जरी करनी पड़ी तो निकालने में उसको इतनी दिक्कत नहीं आती। वो आसानी से अपने सीमेंट को 20-25 साल बाद जब छोड़ेगा तो निकाला जा सकता है, तो बोन लॉस कम होता है। तो जिसकी वजह से आज की डेट में गोल्ड इम्प्लांट्स रेगुलरली बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सर्जन गोल्ड इम्प्लांट्स की तरफ गए हैं, यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन अच्छी मिल रही है, लाइफ अच्छी मिल रही है, वेयर एंड टियर कम है और इन्फेक्शन के रेट्स कम होते देखे गए हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अगर मुझे इम्प्लांट सेलेक्ट करना हो तो मैं गोल्ड इम्प्लांट को सेलेक्ट ज़्यादा करता हूँ, जो पेशेंट्स इसकी अफोर्डेबिलिटी ले सकते हैं। जहाँ तक इम्प्लांट्स के कॉस्टिंग की बात है तो हमारी गवर्नमेंट का हमें धन्यवाद करना चाहिए। नापा के अंडर कॉस्ट की जो रेटिंग्स है, कॉस्टिंग है, वो फिक्स कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि हायर एंड इम्प्लांट्स के रेट्स कुछ अलग हैं। हायर इम्प्लांट्स एंड के रेट इम्प्लांट्स एक ही पैटर्न पे हैं, गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज करती है। गोल्ड इम्प्लांट्स भी उसी के अंदर आते हैं, उसी एक्ट के अंदर आते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कुछ एडिशनल मनी देना पड़ेगा अलग से। ये 35 साल से 65 साल की वर्ग जो जिनकी आयु है उनके लिए इम्प्लांट सूट करते हैं, बिकॉज वेयर एंड टियर कम होने की वजह से जो कंपनीज कह रही हैं कि 30-35 साल की लाइफ इनकी होनी चाहिए। बट मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि 30-35 साल की लाइफ हो सकती है इनकी, बशर्ते टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस की मदद की गई सर्जरी कारगर हो। उसकी जो सीमेंटिंग प्रोसेसेस हैं, उसकी जो फिक्सेशन प्रोसेसेस हैं, उस प्रोसेस को सर्जन ने बड़ी सहजता के साथ करेक्ट वे में यूज किया है, तो ये लॉन्जिविटी देगा इस इम्प्लांट को। तो सर्जन का एग्जीक्यूशन अगर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ये इम्प्लांट की लाइफ 30-35 साल तक जा सकती है। जो पेशेंट बुजुर्ग वर्ग के पेशेंट हैं, मतलब 70-80 साल में आ रहे हैं, उनको इन इम्प्लांट्स की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस और अनटिल वो उनकी खास रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी उस एज में बहुत शिथिल हो चुका है। कई ऐसे भी हैं जो बहुत डायनेमिक है, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, उनके लिए डिमांड हो सकती है कि मुझे गोल्ड इम्प्लांट लगवाना है, वहाँ पे हम लगा के देते हैं। अदरवाइज हम स्टैंडर्ड इम्प्लांट भी लगा सकते हैं। मींस कोबाल्ट क्रोम और टाइटेनियम के जो मिश्रण वाले इम्प्लांट्स हैं, उनकी सक्सेस रेट भी इक्वली गुड है एट द एज ऑफ 70 एंड अबव। तो जब पेशेंट आपके पास आता है, इम्प्लांट सिलेक्शन किन बातों पे निर्धारित होगी? पहला है एज, दूसरा है टिश्यू क्वालिटी, थर्ड है बोन क्वालिटी, फोर्थ है रिक्वायरमेंट, फिफ्थ है फाइनेंशियल कंडीशन। तो सर्जन को सिर्फ एक एंगल नहीं देखना है, उसको कई सारे एंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे जब वो राइट इम्प्लांट अपने पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। तो इन सब के बारे में अगर आपको जानना हो तो मुझसे रूबरू डॉक्टर भानु सलूजा, पार्क हॉस्पिटल, सेक्टर 69 मोहाली, मंडे टू सैटरडे 10 to 4 मैं अवेलेबल हूँ। जिन भी पेशेंट्स को इम्प्लांट सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही हो या इम्प्लांट के बारे में और जानना चाहते हो